हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक। हम लोग फिर से आज वर्ण विचार की क्लास सेकंड क्लास में आपके साथ में है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्वरों के भेद। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण। वर्ण के बारे में हमने वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला क्या होती है। फिर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया था? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं। कौन कौन से थे? अ से लेके अपन ने री तक सारे पढ़े अपन ने। अब हमको स्वरों का भी विभाजन करना है। इतने सारे स्वर हैं 13, इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। एक साथ तो है ये, ठीक है, लेकिन इनको विभाजित किया हुआ है। स्वरों के भेद। ठीक है, देखिए स्वरों के भेद। अब स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया बेटा, है ना। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला दीर्घ स्वर, ठीक है। दूसरा लघु स्वर, ठीक है। तीसरा संयुक्त स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर भी होते हैं एक, वो इनकी गिनती में नहीं लेते, लेकिन मैं आपको एक प्लुत स्वर और समझा दूंगी, ठीक है, वो आप लिख लो केवल। लेकिन उसके भेद में हम उसको नहीं लेते, हम पहले इन 3 भेदों के बारे में पता करते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? अब देखो अपन ने 13 स्वर रखे, है ना। दीर्घ यानी बड़ा, लघु मतलब छोटा, संयुक्त मतलब 2 स्वरों से मिला हुआ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जिनको बोलने में क्या होता है? समय ज़्यादा लगे। किसके अपेक्षा? लघु स्वरों की अपेक्षा। लघु स्वर की अपेक्षा जिन स्वरों को बोलने में समय ज़्यादा लगता है, दुगनी मात्रा लगती है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ वाले में हम सब बड़े वाले ले लेते हैं। अ छोटा था, आ बड़ा है। ई छोटा था, बड़ा ई बड़ा था। ठीक है, ऊ छोटा है, बड़ा ऊ को दीर्घ ले लिया अपन ने। री छोटा भी था, बड़ा री भी था, बड़े री को अपन ने ले लिया। ठीक है, और एक री और नया जोड़ा था, ये भी दीर्घ स्वर में आ जाता है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर कितने हो गए? 5। ओके, अब लघु स्वर इन्हीं के सारे छोटे वाले, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री छोटा वाला। ठीक है, ये क्या हो गए आपके? लघु स्वर। ये कितने हो गए बेटा? 4 हो गए। ठीक है, अब संयुक्त स्वर बचे, जो 2 स्वरों से मिलके बनते हैं। तो 4 ही बचे थे अपने पास, ए, आई, ओ, औ। क्यों संयुक्त स्वर बोला इनको? ये भी 4 ही होते हैं। क्यों संयुक्त स्वर बोला इनको? क्योंकि ये ए जो बना है ना बेटा, ये 2 स्वरों से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? अ प्लस ई इज इक्वल टू ए। ठीक है, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। अब बड़ा ऊ हो गया तो औ, बड़ा आई हो गया तो आई। ठीक है, और यही आगे हमारी संधियों में भी काम आते हैं। ठीक है, ए और ओ तो गुण संधि में काम आएगा, आई और औ वृद्धि संधि में काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे स्वरों का विभाजन होता है। 4 तरीके के हमने स्वर पढ़े, लेकिन अभी मैंने आपको प्लुत स्वर नहीं बताया। प्लुत स्वर क्या होता है? ये भेदों में नहीं आता। हमको तो जो 13 स्वर बांटने थे हमने बांट लिए। 5 4 9 और 4 13 हो गए, कुल मिला के 13। हमारे 13 भेद थे। प्लुत स्वर क्या बोला गया? तो इसको समझो कि देखो, लघु स्वर में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, कि लघु स्वर छोटे वाले स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, वो लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर से दुगनी मात्रा का समय लगे, वो दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, संयुक्त स्वर जो 2 स्वरों से मिलके बने हों, वो संयुक्त स्वर हो गए। ठीक है, अब प्लुत स्वर क्या होते हैं कि जैसे दीर्घ मात्रा में डबल समय लगाना, प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। ठीक है, प्लुत स्वर में तिगुना लगा। जैसे अब ये कहाँ काम आते हैं? जैसे हमने बोला आ, ठीक है, आ बोला मैंने, लेकिन अब इसको मैं आ ऐसे करके मैं 3 बार लिख दूँ इसको, तो ये 3 मात्रा का समय लग गया। ठीक है, सा आ सा लंबा बोला, आ लंबा बोला, अरे 3 बार बोला। तो कुल मिला के ये कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर किसी को संबोधित करने में होता है। जैसे मैंने ओम बोला, ठीक है, ओम, तो मैंने ओम 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 लंबा खींच लिया, तो ये क्या हो गया? एक तरह से संयुक्त, ये प्लुत स्वर हो गए।
प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारे जनरली यूज़ नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको मुख्यतः 3 भेद बताए। ये तो हो गया हमारा स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, हमने स्वरों के 3 भेद पढ़े, दीर्घ, लघु और संयुक्त। अब आ जाते हैं हम व्यंजन पे। ठीक है, स्वर का बस इतना ही था, है ना। अब आ जाते हैं अपन व्यंजन वर्ण। इसकी परिभाषा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। क्या आई बेटा? स्वरों की थी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमें उच्चारित करते समय किसी की सहायता ना लेनी पड़े। और व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? जिनको बोलने में स्वरों की सहायता की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं उन व्यंजन वर्ण में क्या होता है? जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित ही नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते, उच्चारित मतलब जिनको बोला नहीं जा सकता, उच्चारित नहीं किए जा सकते, वे व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, जिन व्यंजन वर्ण में अब यदि स्वरों के सहायता में नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था बिना स्वरों के होंगे तो उनमें हलंत लग जाता है। तो बिना स्वरों के व्यंजन वर्णों में बिना स्वरों के व्यंजन वर्णों में हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हलंत किसको कहते हैं? ये नीचे जो अपन ऐसी आड़ी लाइन खींचते हैं। ठीक है, हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। हलंत का चिन्ह लगा दिया तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये आधा वर्ण है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चिन्ह लगाया जाता है। आई बात समझ में? जैसे क, ख, ग, घ, य। ठीक है, ये सब आधे वर्ण है, इनमें स्वर नहीं जुड़े हुए। ठीक है, तो हम इनको ऐसे बोल भी नहीं सकते जब तक इनमें स्वर नहीं जुड़ा होगा। हम इनको उच्चारित नहीं कर सकते। हम लिपिबद्ध तो कर सकते हैं, लिख तो सकते हैं, लेकिन इनका उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब व्यंजन के भेद, स्वरों के 3 भेद किए थे ना अपन ने, ऐसे व्यंजन के भी भेद होते हैं। व्यंजन के भेद, सबसे पहले तो व्यंजन होते कितने हैं? स्वर तो थे 13, व्यंजन जो होते हैं वो कितने हैं? व्यंजन कितने बताए? मैंने बताया ही नहीं आपको। व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 33। आई बात समझ में? अब व्यंजन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, व्यंजन को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया मुख्यतः। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। बहुत अच्छे से समझना है, बहुत काम की बातें हैं बेटा। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का मतलब समझते हैं आप लोग? टच करना। स्पर्श मतलब टच होना। अब पहले अपन स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों इसका नाम स्पर्श व्यंजन रखा। देखो, स्पर्श व्यंजन जो है वो कितने हैं आपके? 25 स्पर्श व्यंजन है। कैसे हैं स्पर्श व्यंजन 25? लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तक सब बड़ी क्लास में आ जाते हैं ना हम लोग, तो हम क ख ग घ भूल जाते हैं। क ख ग घ य, ये आपके संधि वंधि सब में काम आएंगे, इसलिए इसको लिखने के से चूकना मत। ठीक है, कि ये मैम क्या लिखा रही है, क ख गणा, ये लिखना ही है आपको, कंपलसरी है, और ये सीखना है आपको। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को भी ये क ख गणा याद नहीं होते हैं। कि जब हम कोई कंपटीशन देते हैं या हमको संधि विच्छेद या कुछ करना होता है ना, तब हम सोचते हैं अरे ये च में आता है, च वर्ग में आता है कि ट वर्ग में आता है, त वाली लाइन कौन सी है, क वाली लाइन कौन सी है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख लो क ख ग घ न, च छ ज झ य। ठीक है, ट, एक मिनट, ट, ठ, ड, ढ,
ण। ठीक है, फिर नेक्स्ट त, थ, द, सबके नीचे हलंत लगाना है ना, द, ध और न। ठीक है, ये 4 हो गए लाइन। 5वीं लाइन में एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के, नीचे स्पेस नहीं है तो। ठीक है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। कौन? 5, 10, 15, 20, 25। हर वर्गों पे आधारित होता है। जैसे हर क्लास का एक मॉनिटर होता है, तो उस मॉनिटर के अकॉर्डिंग क्लास जानी जाती है ना, कि हाँ हाँ वो उस क्लास का मॉनिटर, अच्छा वो वाली क्लास है ना, तो मॉनिटर के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही ये जो फर्स्ट वर्ण है ना इनके, ठीक है, क, च, ट, त, प, इसके अकॉर्डिंग ये पूरे वर्ग जाने जाते हैं। क, ख, ग, घ नहीं बोल के अपन कर देंगे क वर्ग। ठीक है, हमने इसको क वर्ग बोल दिया, तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, क वर्ग मतलब ये 5 वर्ण आ रहे हैं। च वर्ग बोला मतलब 5 वर्ण आ रहे हैं च वर्ग वाले। ट वर्ग बोला तो ट वर्ग के 5 वर्ण आ रहे हैं। त वर्ग बोला तो त वर्ग के 5 हैं, और ये प वर्ग। ठीक है, अब देखो इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा, ये बात समझो अच्छे से। हमारे मुंह में जो होते हैं ना, हम जिससे उच्चारण करते हैं, है ना, वो 5-6 भागों में विभक्त होता है। बहुत सारे हमारे गले में उच्चारण स्थान है। ठीक है, मुंह में उच्चारण स्थान है, जिनकी सहायता से हम स्वर और व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, वो उच्चारण स्थान एक बार मैं आपके लिख के बताती हूँ। देखो, एक उच्चारण ये लिख लेना आप लोग, कंठ, है ना, उसके बाद है आपकी मूर्धा। ठीक है, उसके बाद है आपका तालु, अभी मैं समझाऊंगी ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद है आपका दंत, और उसके बाद है आपका ओष्ठ। बहुत ही बेसिक सी नॉलेज है कि ये सारे जो उच्चारण कर रहे हैं अपन, अ, आ, ई वाले या क, ख, ग वाले 25, ये इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया ना। तो देखो, सबसे पहली बात तो हमारी जीभ जो है वो इन सब में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो हमारी जीभ होती है ना, टंग, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इन सबको उच्चारित करने में। यदि ये नहीं होना तो हम कोई भी स्वर व्यंजन उच्चारित नहीं कर सकते। तो जीभ जब हमारी कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इन सब से टकराती है, तो हमारे अंदर से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब कैसे होंगी? कंठ कहाँ होता है? जो हमारा गला होता है ना, वो कंठ होता है। ठीक है, मूर्धा क्या होती है? जो हमारे गले के ऊपर वाला भाग, जो हमारे घंटी जैसा दिखता है ना, ठीक है, इस तरह की आकृति वाला जो दिखता है हमारा गले की घंटी, जो इसको कहते हैं ना, आ करते हैं तो वो दिखती है, पूरा आ करते हैं तो वो होती है मूर्धा। वो स्थान है मूर्धा का। तालु किसको कहते हैं? जो हमारे मुंह के ऊपर वाला तलवा जो होता है उसको कहते हैं तालु। ठीक है, जो जीभ ऊपर की ओर चली जाती है ना कभी, तो ऊपर की ओर जाना मतलब क्या हो गया? तालु। दंत सबको पता है, दांत। ओष्ठ मतलब होठ। ठीक है, अब इन सब से मिलके जब जीभ जो है कुछ वर्ण उच्चारित करती है, तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने बोला क, ख, ग, घ, ञ, हमारी जीभ कहीं टच हुई क्या? आप लोग भी बोल के देखेंगे तो हमारी जीभ कहीं टच नहीं हुई। क, ख, ग, घ, ण में बीच में ही रही जीभ, और हमने कंठ से इसको सीधी आवाज़ निकाल ली, कोई बाधा नहीं आई जीभ को, और सीधी सीधी कंठ से ये 5 व्यंजन निकल गए। इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा च, छ, ज, झ, न। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ये क्या हो रहा है? ये हमारी जीभ बार बार ऊपर टच करके आ रही है ना, तालु पे जा रही है, तो ये सारे तालु के व्यंजन हो गए। कौन से वाले? च वर्ग वाले। ठीक है, फिर मैंने बोला ट, ठ, ड, ढ, ण, आप भी बोल के देखना जब फ्री हो। ठीक है, तो ट, ठ, ड, ढ, ण ऐसे बोलते हैं ना, तो ट, ठ में जीभ जो है ये 5 व्यंजन में पीछे की ओर मोड़ रही है, और पीछे लास्ट तक जा रही है। ट, ठ, ड, तालु से बहुत पीछे जा रही है, तो ये होता है मूर्धा स्थान, इसको कहते हैं मूर्धा। ठीक है, तो ये ट वाली लाइन जो है मूर्धा से युक्त होती है। त, थ, द, ध, न बोल के देखोगे तो जीभ बार बार दांतों को टच कर रही है। त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? दंत व्यंजन हो गए। ठीक है, और होठ वाले कौन से हो गए?
प, फ, प, भ, म। तो ये प, फ, ये सब होठों से बोले जा रहे हैं, इसलिए ओष्ठ वाले हो गए। ठीक है, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है जीभ के साथ में, कि वो ये सबको स्पर्श करके ही स्पर्श व्यंजन बनते हैं। तो आ गई बात समझ में कि स्पर्श व्यंजन कैसे बने? जब जीभ हमारी इन पांचों से टकरा के अलग अलग वर्णों का उच्चारण करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती है ना बेटा, तो डिस्क्रिप्शंस में आप डाल देना कमेंट में, तो कमेंट में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब व्यंजन के भेद पढ़ रहे थे, तो अभी तक मैंने पहला ही बताया था आपको स्पर्श व्यंजन, है ना। अब दूसरा जो भेद है इसका, दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ से ना पता ही चल रहा है ना थोड़ा थोड़ा। अंतः, अंतः मतलब अंदर की ओर। ठीक है, अंदर की ओर से बोले जाने वाले अंतस्थ। ठीक है, ये कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, ये होते हैं अंतस्थ। अब आप बोल के देखोगे क्या आप, मैम अंतस्थ क्यों बोल रहे हो आप? कि आप देखो, जब गले पे आप हाथ लगाओ कंठ पे अपना, और य, र, ल, व बोलो, आपको हल्का सा कंपन दिखाई देगा, सुनाई देगा, है ना। मतलब आप हाथ लगाओगे तो वहाँ कंपन होगा आपके, है ना। य, र, ल, व ना। और जीभ को ज़्यादा कोई कष्ट नहीं हुआ, वो ज़्यादा किसी से टच वच नहीं हुई, और कोई स्पर्श नहीं किया उसने कहीं पर्टिकुलर स्थान पे, है ना। तो इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाए कि ये अंदर से बोल लिए गए और इनको बोलने में ज़्यादा जोर नहीं आया। तो ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। थर्ड जो इसका भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, श षटकोण वाला, स सपेरे वाला, ह हाथी वाला। ठीक है, ये 4 जो है ऊष्म है। इनका नाम ऊष्म क्यों रख दिया भाई? क्यों? क्योंकि ऊष्म का मतलब होता है गर्म। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से गर्म वायु निकले। आप जब फ्री हो ना तो मेरी बातों को सुन के और उनको फॉलो करना कि मैम इसके लिए ऐसा बोल रही थी, इसके लिए ऐसा बोल रही थी। ठीक है, ये सारे स्पर्श करके देखना। देखिए, जीभ कंठ से टच होती है क्या? मूर्धस पे टच हो रही है क्या? ऐसे अंतस में देखना कि गले से कंपन आ रहा है क्या य, र, ल, व बोलने में। ऊष्म में देखो, श, श, सह बोल के देखना, गर्म वायु निकल रही है क्या? सीटी की जैसी आवाज़ आती है क्या? श ऐसे बोलते ना, श, तो श सीटी की जैसी आवाज़ है ना। ठीक है, तो जिन वर्णों को बोलते समय गर्म वायु निकले मुँह से और सीटी जैसी आवाज़ का आभास हो तो वो हो गए ऊष्म व्यंजन। तो आपके 33 व्यंजन कंप्लीट हो गए ना बेटा। 25 + 4 + 4 = 33। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी सब बता दिए कि उच्चारण स्थान क्या क्या होते हैं। इनका ही डिस्क्रिप्शन बहुत सारा आगे है कि कंठ अब हमको कैसे पता चलेगा, ये तो मैंने आपको बोल दिया ना। अब आपको कोई अचानक से पूछ ले फ बोलना है तो फ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपको या तो बोल के देखना पड़ेगा ना। कभी कभी हम खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है, तो ये हमको याद भी करना पड़ता है। तो इसका भी एक तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उच्चारण स्थान किस तरह से याद किए जाते हैं, है ना। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर एक चीज़ और थोड़ी सी मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं वो। एक होता है अयोग वाहक, वैसे तो वो स्वरों में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा, किसी बच्चे ने शायद सोचा भी हो सकता है कि मैम ने स्वर पढ़ा है तो अंगह ये पढ़ते थे अपन, अह पढ़ते थे, ये कहाँ चले गए ना। अपन हिंदी में तो पढ़ते हैं ना, अंग से अंगूर, अह खाली, ऐसे पढ़ते थे ना। तो ये कहाँ चले गए? ये भी तो स्वरों की गिनती में आ रहे थे। तो हैं, बाकायदा स्वरों की गिनती में है। ठीक है, वैसे संस्कृत में यूं गिनती में नहीं आते, तो इनको अपन ने 13 स्वरों से अलग कर दिया और उनका नाम क्या दे दिया? अयोगवाह। ठीक है, उनको हमने कह दिया अयोगवाह। उनको हमने काउंटिंग में नहीं रखा स्वरों की, और उनको अलग से ही दर्जा दे दिया और उनका नाम रख दिया अयोगवाह। अ के योग से बनने वाले शब्द अयोगवाह। अब उसमें अपना अहम अंग भी आ गया, चंद्रबिंदु वाला भी आ गया और विसर्ग वाला भी आ गया। ठीक है, इन सब के नाम अलग अलग रख दिए। जो ये केवल
बिंदी वाला है उसको कह दिया अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार, ठीक है। इसको कह दिया अनुनासिक, इसको कह दिया विसर्ग, ठीक है। तो इस तरह से इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। जिसको लिखना है वो लिख सकता है। इसको अहाँ वाले को क्या कर दिया हमने, अनुस्वार। अनुस्वार को क्या कहते हैं, जो बिंदी ऊपर होती है, ठीक है। ये केवल नाक से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। और इनका ये जो अहाँ है वो किसके लिए उच्चारित हो रहा है, केवल म के लिए, ओनली म के लिए इसको ये बिंदी लगा रहे हैं अपन, ठीक है। अभी एक चीज़ और बताऊंगी जो आपको वंडर होगा, ठीक है। तो देखो अंग जो लिखा वो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और ये जो बिंदी लगी वो किस व्यंजन के कारण से लगी है, म के कारण ओनली। ये जो चंद्र बिंदु है, ठीक है, ये चंद्र बिंदु जो है ये कहलाता है अंग कहलाता है ये भी, लेकिन इसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं ये वाले, ठीक है। ये कहलाते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार है, ये सिर्फ क्या होते हैं, नाक से बोले जाते हैं ना। जो अनुस्वार है वो केवल नाक से बोले जाते हैं, लेकिन अनुनासिक जो है वो नाक और मुंह दोनों से उच्चारित होते हैं। और ये कौन से व्यंजन होते हैं, जो अभी अपन ने पांचों पढ़े ना, लास्ट वाले, य, अण, न, म, ये सब पांचों जो नासिक अंतिम वर्ण है, पंचम वर्ण जो है वो किस में आ जाते हैं, अनुनासिक में आ जाते हैं, ठीक है। उनको अनुनासिक कह देते हैं। और अहाँ ये तो आपको पता ही है, ये क्या होता है, विसर्ग होता है, जो संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। संस्कृत में इसकी बहुत भूमिका होती है, ठीक है। तो स्वरों के आगे जो दो बिंदियाँ लगती हैं उनको हम विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं, रामः, श्यामः, ठीक है। ह रनरश में, इसका उच्चारण जो है वो ह के रूप में होता है। बस ये इतनी सी बात मुझे समझानी थी। स्वरों में इतना सा रह गया था एक आपका, ठीक है, कि आपके मन में नहीं आया कि मैम ने अंग, अंगह, अह ये तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। एक हो गया अनुस्वार, एक हो गया अनुनासिक, एक हो गया विसर्ग, ठीक है। तीनों का अपना अलग रोल है। ये केवल नाक से, ये केवल नाक और मुंह दोनों से, और ये विसर्ग जो ह का उच्चारण करता है ये केवल म के स्थान पे आता है। लेकिन ये जो है ये पांचों के स्थान पे आता है। डिपेंड करता है हमारा शब्द कैसा है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, एक शब्द मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, चंचल, ठीक है। मैंने ये य वाला क्यों लगाया, क्योंकि इसके आगे च आ रहा था, तो च के कारण यहाँ पे भी क्या हो गया, ये इसका पंचम वर्ण। मैं इसको ऐसे नहीं लिख के, मैंने चंचल बिंदु नहीं लगा के, मैंने इस बिंदी को किस में चेंज कर दिया, य में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि इसके पहले जो था वो च, इस च के बाद ये च आ रहा था, तो च का ही अंतिम वर्ण आता है, ठीक है। तो ये अंतिम वर्ण में चेंज हो गया और चंचल शब्द बन गया, ठीक है। तो आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अच्छे से इसको रीड करना। जिन बच्चों को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। बहुत काम की चीज़ है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके उच्चारण स्थान के बारे में बताऊंगी, जो 8 तक भी इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ में कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर। पहले के लेसन्स जिसने नहीं देखे हैं वो जाके वहाँ देखें, और लाइक और सब्सक्राइब आप कर ही देंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग सब। ओके, बाय।